मूलभूत अधिकार और मानव अधिकारों में क्या फ़र्क है? कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब देते हुए एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजयमानकर ने कहा है कि इन दोनों अधिकारों में काफ़ी अंतर है। यदि कोई भी नागरिक मानव अधिकारों से संबंधित स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करता है तो उसे इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वोट देने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार और राजनीतिक अधिकार यह मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में आता है, लेकिन यह अधिकार भी हमारे संविधान में प्राथमिक तौर पर ही विद्यमान है। कई ऐसे एडवांस अधिकार है जिसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं होने से लोगों को रेमेडी नहीं मिल रही है। इसीलिए अधिकारों का जब हनन होता है तो उसे इन्फोर्स करने के लिए आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में दूसरे और तीसरे पीढ़ी के मूलभूत अधिकार जो ह्यूमन राइट्स की कॉन्सेप्ट है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स, इन तीनों को हमारे संविधान में लाना पड़ेगा। और नए तरीके के जो अधिकार है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के राइट्स है उन्हें भी संविधान में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तब जाकर भारत के नागरिकों के अधिकार सही तरीके से सुनिश्चित होंगे। तो मुकेश कुमार गावंडी जी, ये छत्तीसगढ़ से हमारे एपीआई के युवा कार्यकर्ता है, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मूलभूत अधिकार तो है, तो आप मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार में फर्क कैसे करते हैं? मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग ह्यूमन राइट्स का कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मूलभूत अधिकार पहले पीढ़ी के हैं। जैसे वोट देने का अधिकार है, बोलने की आजादी है, ये पहले पीढ़ी के नागरिकों और जो है वो राजनीतिक अधिकार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास घर नहीं, किसी के पास जमीन नहीं है, तो क्या आपके पास आर्थिक आधार है? आर्थिक अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जा सकते हैं ये कहने के लिए कि मुझे जमीन नहीं, जमीन मिलनी चाहिए, घर नहीं है, घर मिलना चाहिए, नौकरी नहीं है, नौकरी मिलना चाहिए और सरकार ने उसके लिए प्रोविजंस करना चाहिए। या प्राइवेट कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद या बड़े पैमाने पर बैंक से लोन लेने के बाद पब्लिक मनी से प्राइवेट कंपनी चलती है, उसमें अफर्मेटिव एक्शन यानी एक प्रकार का रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए। क्या ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है? सोशल सिक्योरिटी का अधिकार यानी प्रोविडेंट फंड पेंशन के अधिकार जो है या सोशल इंश्योरेंस के अधिकार क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट के रूप में है? तो ऐसे कई अधिकारों का एनलिस्टिंग मैं कर सकता हूं। या जल जमीन जंगल का जो मालिक होना चाहिए, जो सब सरफेस राइट्स, जमीन के नीचे जो मिनरल वेल्थ है वो आदिवासियों की, उस पर उनका अधिकार है। ये इंडिजिनस राइट्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों को एबोरिजिनल यानी इंडिजिनियस माना है? ये वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है वो एब्सेंट है। जो गवर्नर है, गवर्नर 5वीं अनुसूची का हेड होता है, लेकिन उसको जो है पूरी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मिलकर भी गवर्नर अगर गलत करे तो उसको हटाने का कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ऐसे कई लिस्टिंग मैं कर सकता हूं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और ये सारे राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर अवेलेबल है। जो 3 पीढ़ी के अधिकार होते हैं उसमें पहले पीढ़ी के अधिकार, जिसको नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहते हैं, वो भी प्राथमिक तौर के केवल भारत के संविधान में, एडवांस तरीके के अधिकार भारत के संविधान में नहीं है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि रोज आंदोलन हो रहे हैं, रोज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आपको रेमेडी नहीं मिल रही है। वो रेमेडी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एब्सेंट है और इसलिए आप उसको एनफोर्स करने के लिए कहीं जा नहीं सकते और आपको रेमेडी नहीं, इसलिए आपको रोड पर आना पड़ रहा है। तो इसलिए भारत के संविधान में दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कलेक्टिव राइट्स, कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स, ये तीनों को हमारे संविधान में लाना पड़ेगा। और नए तरह के राइट्स जो है, जो साइंस के राइट्स है और टेक्नोलॉजी के राइट्स है, उसको भी लाना पड़ेगा। तब जाके भारत के लोगों के राइट्स जो है वो सुनिश्चित होंगे। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी कोई गवर्नमेंट आ जाए तो वो उससे बाइंडेड रहेगी। यही रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो 54वां या 55वां संविधान था। उसके पहले 54-55 संविधान दुनिया के बन चुके थे और मोस्टली हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कई प्रोविजंस इसके लिए गए। और
यही कारण है कि हमने जो एक ओरिजिनल फ्रेश थिंकिंग करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है, और उसके वजह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है लेकिन ये और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है।